मैं अग्निश्वर साहू, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय आरंभ। एमकॉम की बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं सहकारी बैंक के संबंध में। सहकारी बैंक को समझने के पूर्व सहकारिता को समझना आवश्यक था, जो पूर्व के व्याख्यान में आप अध्ययन किए होंगे। इस व्याख्यान में हमें सहकारी बैंक का अध्ययन किया जाना है। वास्तव में सहकारी बैंक 3 बातों से बनकर बनी हुई है, जिसमें प्राथमिक साख समिति, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक शामिल होते हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से हमें सहकारी बैंक अध्ययन किया जाना है, किंतु इन अध्ययन के पूर्व हमें प्राथमिक साख समिति का भी अध्ययन करना होगा तथा बैंक को हम 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन करेंगे, केंद्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक। प्रारंभ करते हैं सहकारी साख का संगठन। सहकारी साख संगठन में 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक साख समिति, केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। प्राथमिक साख समिति यह सहकारी बैंक का सबसे अंतिम कड़ी होती है, जिसकी संगठन व कार्य प्रणाली निम्न है। स्थापना: भारत में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर साख समिति का निर्माण कर सकती है तथा यह एक ही व्यक्ति ग्राम या मोहल्ले का होना चाहिए। कम से कम 10 व्यक्ति का इसमें होना आवश्यक होता है। इसका क्षेत्र एक ग्राम पंचायत तक हो सकता है। नगरों में स्थापित होने वाली साख समिति का क्षेत्र प्राय बड़ा होता है। 1954 के पश्चात ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर बड़े आकार की समितियां बनाना प्रारंभ किया गया, परंतु उनमें अनेक समितियां कुछ बड़ी हो गई, जिनकी व्यवस्था करना कठिन हो गया था। नियंत्रण करने के दृष्टिकोण से इसे क्षेत्र रूप में विभाजित कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। प्राय ये एक गांव नगर पंचायत तक सीमित होता है। पूंजी: प्राथमिक साख समिति की पूंजी 3 साधनों से प्राप्त की जाती है: अंश बेचकर, केंद्रीय सहकारी बैंक से ऋण लेकर तथा जनता से जमा रकम प्राप्त कर। अंश पूंजी द्वारा जितनी रकम जनता से प्राप्त की जाती है, उतनी रकम राज्य सरकार भी देती है। इस प्रकार पूंजी में राज्य सरकार की हिस्सा बराबर रहती है। मताधिकार: सामान्यतः सहकारी समिति मताधिकार एक समान पाए जाते हैं, चाहे आप कितनी भी पूंजी क्यों न लगाए हो, चाहे कितना ही क्यों न अंश क्रय किए गए हैं, आप समान मत देने का अधिकार रखते हैं, अर्थात एक मत आपका दिया जाता है। प्रबंध: प्राथमिक सहकारी समिति का प्रबंध एक प्रबंध समिति घाट में होता है। प्रबंध समिति का चुनाव समिति की वार्षिक सभा में होता है। प्रबंध समिति में 5, 7 या 9 सदस्य हो सकते हैं। यह प्रबंध समिति सहकारी समिति का कार्य ठीक से चलाने के लिए उत्तरदायी होती है। समिति का कार्यालय प्रबंध एक सचिव होता है। सचिव यदि पूर्णकालिक कर्मचारी पर उसकी नियुक्ति कर दी जाती है, अंशकालिक सचिव प्रायः कोषाध्यक्ष का काम भी कर लेते हैं और उन्हें मासिक भत्ता भी दे दिया जाता है। नगरों में स्थापित समितियों में प्रायः पूर्णकालिक सचिव होते हैं, जिन्हें वेतन दिया जाता है। व्यवसाय: प्राथमिक साख समिति केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देती है। ऋण की रकम प्रायः ग्राहकों को पूंजी तथा जमा पर निर्भर करती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में ग्राहकों को आवश्यकता अनुसार ऋण दे दिया जाता है। ऋण प्राय व्यक्तिगत जमानत पर दिए जाते हैं और अल्पकालीन 1 वर्ष के लिए होता है। उत्पादक कार्य: साख समिति ऋण केवल उत्पादक कार्यों को देती है, अन्य अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण नहीं दिया जाता है।
लाभ का वितरण साख समिति लाभ कमाने के दृष्टिकोण से स्थापित नहीं की जाती, अतः जो लाभ होता है उसका अधिकांश भाग अनिवार्य रूप से कोष निधि में डाल दिया जाता है और शेष लाभांश के रूप में अंशधारियों को बांट दिया जाता है। समिति द्वारा दी जाने वाली लाभांश अधिकतम सीमा सभी राज्यों में निश्चित कर दी जाती है, वह कहीं भी 10% से अधिक नहीं है। अंकेक्षण सरकारी समिति की मुख्य विशेषताएं कार्य होता है कि उन्हें अंकेक्षण करवाना होता है। सरकारी विभाग के अंकेक्षण ही समितियों के वार्षिक लेखों की जांच करते हैं और अंकेक्षण रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट में सरकारी समितियों को किए गए कार्यों का उल्लेख के साथ साथ उनकी कमियों इत्यादि को भी अंकित किया जाता है और सहायक रजिस्ट्रार इन कमियों को दूर करवाने के लिए प्रयास करते हैं। सदस्यता से मुक्त जो व्यक्ति प्राथमिक साख समिति के सदस्य रहते हैं वो चाहे तो अपने पदों का स्वयं त्याग कर सकते हैं, उसे लिखित जानकारी देकर पद से हट सकते हैं, उनके अंशों को भी लौटा दिया जाता है। सरकारी समिति के सदस्य अपनी अंश पूंजी केवल समिति की अनुमति से ही बेच सकते हैं। ऐसा नियम इसलिए बनाया जाता है ताकि समिति की सदस्यता अवांछनीय व्यक्ति को नहीं मिल सके। प्राथमिक साख समितियों 3 भागों में बांटी जा सकती है: कृषि साख समिति, बैंक और कृषि साख समिति। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कृषि साख समिति केवल कृषि कार्य के स्थापित किए जाते हैं, जो कृषि संबंधी ऋण देने का कार्य करती है। अन्य बैंक किसानों को बीज आदि के लिए उधार बेचते हैं और कृषि समिति कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य ऋण दिए जाते हैं। कृषि साख समितियों द्वारा ऋण कृषि सहकारी साख समिति द्वारा प्राय अपने सदस्यों को ऋण दिया जाता है। यह ऋण प्राय व्यक्तिगत जमानत पर दिया जाता है। इन ऋणों पर वापसी भुगतान प्राय 1 वर्ष का रहता है, जो 1 वर्ष के भीतर वापस करना होता है। ये समितियां केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देती हैं, अनुत्पादक के ऋण नहीं दिया जाता है। ऋण लेने के पश्चात उसके उचित उपयोग का भी ध्यान रखा जाता है। कृषि समिति द्वारा प्राय 8 से 12% का ब्याज लिया जाता है। सहकारी साख समिति के ऋण नीति संबंधित राज्यों के सहकारी विभाग द्वारा निश्चित की जाती है। इस संबंध में ऋण नियम बना लिए जाते हैं जिनका पालन करना होता है या करवाया जाता है। इस प्रकार से सहकारी बैंक की प्रथम कड़ी में कृषि साख समिति या साख समिति प्राथमिक कड़ी होती है। अब अध्ययन करते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक, दूसरा राज्य सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक भारत के प्रत्येक जिले में एक केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल 343 सहकारी बैंक है। इन बैंकों के प्रधान कार्यालय जिले के मुख्य नगरी में होते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। प्रकार केंद्रीय सहकारी बैंक 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम ऐसे बैंक जिनको सदस्यता केवल प्राथमिक सहकारी समिति को प्राप्त है। दूसरे इस प्रकार के बैंक जिनमें व्यक्ति और सहकारी समिति दोनों सदस्य होते हैं। दूसरा स्थापना। केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना भी प्राथमिक साख समिति की भांति होती है। इसकी सदस्यता मुख्य प्राथमिक सहकारी समिति को ही मिलती है। ये समितियां इन बैंकों की अंश पूंजी देती है। प्रबंध केंद्रीय सहकारी बैंक एक जिले में एक होता है। इसकी दृष्टि सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। प्रत्येक केंद्रीय सहकारी बैंक एक संचालक मंडल होता है जिसके सदस्यों का चुनाव साधारण सभा में किया जाता है। यह संचालक मंडल ही केंद्रीय बैंक की नीति निर्धारित करती है। नीति संबंधी आधारभूत निर्देश साधारण सभा द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार साधारण सभा या संचालक मंडल द्वारा जो नीति निर्धारित की जाती है उसका पालन मैनेजर या प्रबंधक व्यवस्थापक द्वारा किया जाता है।
जिसके लिए उसे वेतन दिया जाता है। केंद्रीय सरकारी बैंक में मैनेजर के अतिरिक्त अनेक दूसरे कर्मचारी की नियुक्ति भी करनी होती है जो वेतनधारी होते हैं। साधन: केंद्रीय सरकारी बैंक की सदस्यता प्राथमिक सहकारी समिति प्राप्त करती है। ये समितियां केंद्रीय बैंक में अंश खरीद देते हैं। कुछ व्यक्ति जो केंद्रीय सरकारी बैंक की सदस्यता दी जाती है। इस प्रकार सदस्यों द्वारा खरीदे गए अंशों से प्राप्त रकम केंद्रीय सरकारी बैंक के साधनों का मुख्य स्रोत होता है। अंश पूंजी के अतिरिक्त केंद्रीय सरकारी बैंक जमाओं में बहुत अधिक रकम प्राप्त करते हैं। वास्तव में व्यापारिक बैंक की भांति केंद्रीय सरकारी बैंक भी काम करते हैं। व्यवसाय: केंद्रीय सरकारी बैंक का मुख्य व्यवसाय ऋण देना होता है। अनेक व्यापारिक बैंकों की शाखाएं होती हैं। यह बैंक प्रायः व्यापारिक बैंक द्वारा किए जाने सभी कार्य करते हैं। इनको यह लाभ होता है कि रकम जमा करने वालों को थोड़ा सा ब्याज दिया जाता है और व्यापारिक बैंकों के समान यह ऋण देने का काम करती हैं, जो दिए गए ब्याज के से ऊंचे कीमत पर ब्याज प्राप्त करती है। व्यापारिक बैंक को रिजर्व बैंक का आदेश होता है। उसी प्रकार से केंद्रीय बैंक भी रिजर्व बैंक के आदेशों का पालन करती है, जिनके अनुसार जमा रकमों पर निश्चित दर से अधिक ब्याज नहीं लेते हैं। इससे थोड़ी चतुराई से आप बैंक अपना अधिक जमा प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय सरकारी बैंक को यह भी लाभ होता है कि नगर व कस्बों में सरकारी समितियों के लिए इन बैंकों में खाता रखना अनिवार्य कर दिया जाता है, जिससे इन बैंकों में जमाएं व इनके ग्राहक में वृद्धि संभव हो पाता है। ऋण: केंद्रीय सरकारी बैंक व्यापारिक बैंक की तरह ऋण लेते हैं तथा ऋण देते हैं। यह अधिकांशतः ऋण सदस्य समितियों को ही देना होता है, किंतु गैर सदस्यों को भी ऋण देने में इन्हें कोई विशेष कठिनाइयाँ नहीं होती है। केंद्रीय सरकारी बैंक ऋण प्रायः अल्पकालीन के रूप में देते हैं, जो 1 वर्ष से 3 वर्ष का हो सकता है। इन बैंकों द्वारा पूरी जमानत पर ऋण दिए जाते हैं। इनके द्वारा दिए गए ऋण सुरक्षित होते हैं, किंतु सहकारी समिति को दिए जाने वाले ऋण सर्वदा आरक्षित होते हैं। कृषि ऋण प्राय बिलों को जमानत पर दिए जाते हैं। इनकी ब्याज दर 6 से 8% होती है। कुछ ऋण कम ब्याज पर भी दिए जाते हैं, जिनके लिए रिजर्व बैंक उधार देता है। केंद्रीय सरकारी बैंक व्यापारिक बैंक के अन्य सभी कार्य करते हैं और ग्राहकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करते हैं। मताधिकार: केंद्रीय सरकारी बैंक में भी मताधिकार एक व्यक्ति एक मत के आधार पर होता है। किसी व्यक्ति को एक से अधिक मत देने का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार केंद्रीय सरकारी बैंकों का संचालन सर्वदा प्रजातांत्रिक होता है। लाभ व कोष: केंद्रीय सरकारी बैंकों के लाभ व्यापारिक बैंक की भांति अंशधारियों में बांट दिए जाते हैं, किंतु शुद्ध लाभ का कम से कम 25% भाग कोष निधि में रखा जाता है। अंकेक्षण: केंद्रीय सरकारी बैंकों का अंकेक्षण भी राज्य के सहकारी विभाग द्वारा किए जाते हैं। सहकारी विभाग के अंकेक्षण लेखों की जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट में दी गई कमियों को बैंक दूर करते हैं। नियंत्रण: राज्य का सहकारी विभाग राज्य सहकारी बैंक तथा रिजर्व बैंक द्वारा इस बात का नियमित प्रयास किया जाता है कि केंद्रीय सहकारी बैंक के ऋण अथवा विनियोग नीति किसी भी दृष्टि से देश या सरकारी आंदोलन के हितों के विरुद्ध न हो। केंद्रीय सरकारी बैंकों के वार्षिक खाते नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। रिजर्व बैंक इनके अंक संग्रह करते हैं और इन्हें समय समय पर प्रकाशित करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक की प्रगति: हम पाते हैं कि केंद्रीय सरकारी बैंक स्थापना से ही अपने उन्नति पर रहा, क्योंकि ये सीधे तौर पे ग्रामीण अंचलों से जुड़ते हैं और ग्रामीण अंचलों में छोटे व्यवसाय और खासकर कृषि संबंधी ऋण दिए जाते हैं, जो इसमें इसके ग्राहक ज़्यादा जुड़े होते हैं। केंद्रीय सरकारी बैंकों का कुल अंश पूंजी 220 करोड़ रुपये से प्रारंभ होना स्टार्ट होता है और बैंकों की संख्या भी धीरे धीरे इसमें बढ़ते हुए दिखाई देता है। यह सब अंक और तथ्य इस बात पर होता है कि केंद्रीय सरकारी बैंकों का विकास अब अप्रत्याशित गति से हो रहा है या देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय स्थान रखते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कृषि तथा अन्य क्षेत्रों को लगभग 1400 करोड़ रुपए के अधिक ऋण दिए जा रहे हैं, जो कि वर्तमान में और भी बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार से केंद्रीय सरकारी बैंक का मुख्य भूमिका होती है।